जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब DRDO की तारा प्रिसीजन गाइडेड किट का परीक्षण करने वाली है सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से। और तारा एक इंडिजीनियस गाइडेंस किट के साथ आती है जिसे कि अनगाइडेड बॉम्ब से स्मार्ट म्यूनिशन में बदला जा सकता है। और इसके कई सारी वेरिएंट्स हैं जैसे कि तारा 254, 450 और 500। और इसका बॉम्ब बॉडी वेट 250 किलोग्राम, 450 किलोग्राम और 500 किलोग्राम का है। और तारा के कई फीचर्स हैं जिसमें कि एक्चुएटेड रियर फेंस, हाई स्पीड की क्षमता है और इसकी एक्सेप्शनल एक्यूरेसी और मैनुअलिटी भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से इंजनों को लेकर जो लापरवाही का मामला सामने आया है उसे देखते हुए जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन राय दी है। उन्होंने कहा कि जो 98 किलो न्यूटन का अमेरिकी F414 इंजन है उसकी जगह अगर हम TEDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट को पावर देने के लिए स्वदेशी 80 किलो न्यूटन के कावेरी इंजन को लगाए, यह आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा फायदा भारत को देगा। और साथ ही भारत के पास एक सेकंड यानी कि दूसरा ऑपरेशनल चॉइस भी होगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर फ्रांस के राफेल मरीन फाइटर जेट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक जो समानताएं हैं वो हमारे TEDBF के साथ शेयर करता है। जैसे कि फ्रांस के राफेल मरीन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 25 टन का है और TEDBF का भी ऐसा ही है। वहीं राफेल को पावर देते हैं ट्विन यानी कि 2 सिग्मा M88 इंजन और हर इंजन 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। तो वहीं कावेरी इंजन तो 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। मतलब साफ है कि ये हमें एक क्रिटिकल एज प्रदान करेगा एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस में। और साथ ही साथ कावेरी इंजन दोस्तों एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा लंबे समय में। और इसके ज़रिए भारत धीरे धीरे जो हमारे फॉरेन सप्लायर्स हैं जो कि अनरिलायबल हैं उन पर भी निर्भरता को कम करेगा। और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी इन्हांस होगी। साथ ही साथ भारत को काफ़ी सारे ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे TEDBF प्रोग्राम के लिए। और इसके फीडबैक के आधार पर कावेरी इंजन को फिर से रिफाइन और इन्हांस किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन मैं कह सकता हूँ कि सुझाव हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने दिया है कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तभी तो उसी के आधार पर हमें इसे आगे और रिफाइन और इन्हांस करने की क्षमता मिलेगी और भविष्य में हमारे पास एक मजबूत सेकंड ऑप्शन रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने पुराने हो चुके THD 1955 रडार सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और यह अपग्रेडेशन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यही नहीं, इस अपग्रेडेशन से इसकी ऑपरेशनल लाइफ जो है वो 10 से 15 सालों तक और बढ़ गई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना अब अपने मिनिकॉय नेवल बेस को अपग्रेड कर रही है और यहाँ सबसे खास बात ये रहने वाली है कि जो बड़े शिप्स हैं जिनमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आते हैं वो भी यहाँ पर बर्थ किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL अब अगले महीने के अंत तक नासिक में अपने नए रिकंस्ट्रक्टेड एयरक्राफ्ट डिवीजन में LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है, क्योंकि HAL के पास इसके लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर ज़रूरी मशीनरी और उपकरण भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से इन फाइटर जेट्स का निर्माण करेंगे। तेजस मार्क 1A की जो शुरुआती असेंबली है वो दिसंबर 2024 के लिए निर्धारित है, जो कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट उत्पादन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नासिक सुविधा का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 3 विमानों को वितरित करना है और उसके बाद सालाना 8 फाइटर जेट वो हर साल डिलीवर करेगा। तेजस मार्क 1A के अलावा नासिक प्लांट हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि STT-40 विमान का निर्माण भी करेगा, जिसे कि भारतीय वायुसेना के लिए स्टेज 1 ट्रेनर विमान के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जिसे कि हम DDP कहते हैं, उन्होंने 5वीं पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट यानी कि 5th पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की घोषणा की है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये लिस्ट दिसंबर 2027 के अंत तक महत्वपूर्ण उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को प्राथमिकता देती है। आपको बता दें कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और उनके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए UHF यानी कि अल्ट्रालाइट फ्रिक्वेंसी और C-बैंड डेटा लिंक दोनों ही जरूरी हैं और इनका स्वदेशीकरण करना UAV ऑपरेशन के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। यही नहीं दोस्तों, इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में 2 UAV प्रोग्राम पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें कि किरण UAV कन्वर्जन है यानी कि HJT-16 किरण, जो कि पहले एक मैन ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, उसको अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल में बदलना शामिल है। किरण UAV को अलग अलग अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देखा जाता है, जैसे कि दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को बाहर निकालना। किरण UAV मानव युक्त विमानों को जोखिम में
डाले बिना उनके स्थानों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कैट्स वॉरियर प्रोग्राम पर भी फोकस किया गया है। आपको बता दें कि यूएवी डेटा लिंक का लोकल प्रोडक्शन विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है और भारत की राजनीतिक स्वायत्ता को भी मजबूत करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी आप सबको मालूम है कि भारत और रशिया के बीच Su-30 MKI/SM फाइटर जेट के एक्सपोर्ट के लिए स्थानीय निर्माण के लिए सहयोग का सुझाव दिया गया है, यानी कि भारत में इन विमानों का निर्माण होगा और फिर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरे प्रोग्राम को एक संदेह की नज़र से देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इससे रशिया को एक बड़ा फायदा होगा, खास करके उसकी बैंकिंग प्रणाली में जो सेंक्शन लगा है उसकी वजह से वो किसी को एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से अगर वो भारत में निर्माण करता है फिर इसका एक्सपोर्ट करता है तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को दरकिनार करने में मदद मिल सकती है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये फाइटर जेट भारत में बनते हैं और इनका एक्सपोर्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे भारत के Su-30 MKI को एक बड़ा कंपटीशन मिल सकता है, खास करके कीमतों को लेकर, क्योंकि रशिया की तुलना में भारत में उत्पादन की मात्रा कम है, जिससे कि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रभावित भी होती है और इसकी हायर यूनिक कॉस्ट भी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब HAL की Su-30 MKI की जो लाइन थी वो अपने मैक्सिमम चरण पर पहुंची हुई थी, उस दौरान रशिया ने भारत की उत्पादन क्षमताओं का फायदा उठाने की बजाय अपने ग्राहकों को, जो उसके पारंपरिक ग्राहक है, उन्हें फाइटर जेट सीधे बेचना जारी रखा। लेकिन अब रशिया की हालत खराब हो रही है तो वो अब भारत का सहारा लेकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है और इसी रणनीति में Su-30 MKI/SM वेरिएंट के लिए खुद को यहाँ पर कॉम्पिटिटर के रूप में खड़ा करके वो भारत की क्षमताओं को सीमित भी कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रशिया ने भारत को न केवल Su-57 बल्कि अपने Su-75 चेकमेट की भी पेशकश कर रखी। लेकिन दोस्तों, भारत Su-75 चेकमेट पर क्यों नहीं अपना दाव लगा रहा, जबकि ये फाइटर जेट Su-57 से सस्ता भी है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इसके लिए कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत को इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी टेंशनें भी बनी हुई है। खास करके Su-75 को लेकर कई तरीके की जो अनिश्चितता है वो बनी हुई है, क्योंकि इस हल्के फाइटर जेट की अभी तक पहली उड़ान नहीं हो पाई है। 2021 में भले ही चेकमेट का मॉडल सामने आया था, उस समय भारत को संभावित ग्राहक के रूप में स्थापित रशिया ने किया था। वहीं कुछ मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स बताती है कि 2023 में इस विमान की उड़ान को कई बार स्थगित भी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 2026 से 27 के बीच इसके उड़ने की उम्मीद नहीं है। और इसी बीच आप सब जानते हैं कि 2024 में भारत ने अपने AMCA प्रोग्राम के लिए मंजूरी भी दे दी और इस परियोजना का जो टारगेट है वो 2028 से 2029 तक पहले 5 प्रोटोटाइप का विनिर्माण करना है। और ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि भारत रूस की इस परियोजना से दूरी बना सकता है, क्योंकि भारत दोस्तों अब खुद आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है फाइटर जेट बनाने के क्षेत्र में। हालांकि नए फाइटर जेट को तैयार करना काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अगर ग्राहक पहले से तय होते हैं तो शायद इसका बोझ कम पड़ता है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका बोझ ज़्यादा पड़ सकता है। वहीं जो पश्चिमी मीडिया है वो कहती है कि Su-75 चेकमेट एक लंगड़ाता हुआ प्रोग्राम है और रशिया को इसके लिए अभी कोई भागीदार नहीं मिल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 कानपुर की स्मॉल आर्म फैक्ट्री में अब बनने लगी है। रक्षा मंत्रालय के DPSU एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अधीन आने वाली हथियार कारखानों में इसका निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि अगले 8 साल में 5 लाख से अधिक असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को दी जानी है और बाद में ये भारतीय सेना के जवानों का मेन हथियार हो जाएगा। इस हथियार को बनाने के लिए रूस ने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की है और भारत में इसका स्वदेशीकरण भी किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में अगले साल से ही 45 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले 155 mm तोपों के गोले भी बनेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण भारत में 3 फैक्ट्रियों में किया जा रहा है, कानपुर की SAF और कोलकाता के राइफल फैक्ट्री ईशापुर में। इसके बाद अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरबा में इन्हें असेंबल करा जाता है और हर साल करीबन 60,000 राइफलें बनकर सेना को हैंडओवर की जाएंगी। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कुछ सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।